ओके, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और मैं माई सेल्फ डॉक्टर कुंदन। बॉयज़ फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट और फिजियोथेरेपी चिकित्सा इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मेडिकल साइंसेस। आज की मेडिकल साइंसेस में आज भी जितना मेरा 20-22 साल का अनुभव है उसमें मैं देखा हूँ कि फिजियोथेरेपी को लोग आज भी बहुत नहीं जानते कि इसमें क्या होता है एक्चुअली। डॉक्टरी, सर्जरी, मेडिसिन्स, एवरीबॉडी नोस। और हम इस समाज में मेडिकल साइंसेज, होम्योपैथिक, यूनानी, जितनी भी तरह की चिकित्साएं पद्धति है, सभी का इम्पॉर्टेंस है, सबका अपना अपना इम्पॉर्टेंस है। मगर फिजियोथेरेपी भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मेडिकल साइंसेज है। और जितना मेरा अनुभव है कि यदि अच्छा से फिजियोथेरेपी को समझाया जाए, अच्छा से फिजियोथेरेपी किया जाए तो आप 70 to 80% पेशेंट को आप रिजल्ट दे सकते हैं। मगर इसके पहले आपको केस को समझना है कि कैसे हम फिजियोथेरेपी करें, क्या पेशेंट का कंडीशन है, उसके बाद आप फिजियोथेरेपी को करेंगे। अभी तो आप लोग कौन सा बैच में हैं आप लोग? 22 बैच में। तो अभी तो उतना अभी समझेंगे नहीं, जस्ट एक ब्रीफ थोड़ा सा नॉलेज लें। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट केस, इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 10 में से या 100 में से आज के तारीख में वर्ल्ड वाइज इस बीमारी से सफ़रर है। दैट इज़ अ कॉल्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस। नी अर्थराइटिस के नाम से भी इसको हम लोग सब लोग जानते हैं। हम बाहर करें, बिहार की बात करें या पूरे वर्ल्ड की बात करें तो इसमें आपको पेशेंट मिलेंगे। टाइम ड्यूरेशन बहुत छोटा है, ज़्यादा इतना वक्त नहीं है कि इसका डिटेल जाएंगे हम लोग, क्योंकि 7-8 मिनट छोटा सा इन्फॉर्मेशन। तो ये अर्थराइटिस एक्चुअली होता क्या है, सबसे पहले बताएं कि जहाँ भी आइटिस लग जाए, ITIS, तो आप समझ जाइए कि कोई न कोई उसके अंदर में स्वेलिंग है। जैसे अपेंडिसाइटिस, स्वेलिंग इन द अपेंडिक्स, है ना। कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टा के अंदर स्वेलिंग, आइटिस लग रहा है। इपिटाइटिस, इपिकोंडिलाइटिस, है ना, स्पॉन्डिलाइटिस, ये कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन आ गया है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोबोन, ऑस्टियो मीन्स बोन, अर्थराइटिस, तो नी ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब नी के बोन में, जॉइंट में कहीं ना कहीं स्वेलिंग आ गई है। कारण बहुत सारे हैं, जिसमें कि ओवरवेट, पेशेंट का फॉल हो जाना, ट्रॉमा हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना, जेनेटिक होना, पुअर न्यूट्रिशंस, माल न्यूट्रिशंस, लेक ऑफ डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स, ओवर यूज ऑफ द नी इज़ द मोस्ट कॉमन पार्ट। कि ज़्यादा जो लोग नी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, बार बार सीढ़ी चढ़ना उतरना, स्पोर्ट्समैन, ग्राउंड्स में ज़्यादा एक्टिविटीज़ करना, इधर मल्टीपल रीजन्स आर देयर। हार्मोनल इनबैलेंस हो जाना बॉडी में, ये सारे कारण नी अर्थराइटिस का है। हमारे पास जो एक पेशेंट है, ये नी अर्थराइटिस का एक पेशेंट है, जो आप लोग को हम दिखा रहे हैं इस डायग्राम में, इस एक्सरे में। ये एक्सरे आप लोग देखेंगे, ये नी अर्थराइटिस का आप देखिए, इसको कवर करेंगे, इसको थोड़ा सा देखिए। तो इसमें क्या है ये आप इसको देखिए, यहाँ पे हम जो उंगली डाल रहे हैं इसमें, ये देखिए, ये जो हमारा जो दोनों स्पेस है नी का, आप देख रहे होंगे, दिख रहा है एक, और ये बीच में काफ़ी ज़्यादा ये उठा हुआ नज़र आ रहा है, और ये एक सटा हुआ नज़र आ रहा है। तो जनरली क्या होता है कि दोनों में ही ये जगह जगह दोनों खाली होते हैं, मतलब दोनों का गैप बराबर बराबर होता है। मगर किसी भी कारण से, ओवर यूज, ट्रॉमा, ओवर वेट, किसी भी कारण से ये जो है एक ऊपर का ये जो कोंडाइल है, दिस इज द कोंडाइल, ये आप लोग एनाटॉमी पढ़े होंगे, तो दिस इज द कोंडाइल। तो ऊपर का जो फ्यूमर पार्ट का जो कोंडाइल है और जो नीचे जो टिबिया है, दोनों क्या है, कोंडाइल जो आपस में एक दूसरे से सट रहा है, टच हो रहा है ना। और इधर तो ये जब एक दूसरे से टच होता है, फिर धीरे धीरे जो अंदर के यहाँ बीच में जो भी अंदर में फ्लूइड होते हैं और अदर जो स्ट्रक्चर होते हैं वो भी डिस्ट्रक्ट होने लगते हैं, ग्रेजुअली धीरे धीरे वो डैमेज होने लगते हैं। इट टेक्स टाइम, ये स्लो प्रोसेस है, एक बार में नहीं डैमेज हो जाता है, धीरे धीरे ग्रेजुअली ये डैमेज होता है। तो फिर यहाँ क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन, स्टिफनेस, पेशेंट को चलने में दिक्कत होना, बाद में यहाँ पे डिस्ट्रक्शन होता है तो कट का आवाज़ आना, ये सारे प्रॉब्लम पेशेंट को आ जाता है। ये बहुत क्वाइट कॉमन है, इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस के नाम से जाना जाता है। बेस्ट एग्जांपल, अब इस पेशेंट में अभी ये बहुत अर्लीस्ट स्टेज का पेशेंट है, क्योंकि इनको बहुत अभी अर्ली हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है। किस पैर में आपको सर? इसमें है। तो अभी आप इसको देखिए फिजिकली, इसको नज़दीक लाइए कि अभी फिजिकली इस पैर में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा नहीं कि बहुत इतना ये सूज गया है, मगर यही पेशेंट यदि इसको हम ट्रीटमेंट नहीं देंगे तो ये बाद में 1 साल बाद या 1.5 साल बाद इसमें स्वेलिंग आने लगेगा, इसमें डिफॉर्मिटी आने लगेगा, इनका पेन बढ़ने लगेगा। यदि इसको हम अभी मैनेज कर दें तो ये बाद में पेशेंट
कोई ये प्रोग्रेस नहीं होगा। जो एक और बोन टच किया हुआ है वो उधर ही रहेगा, दूसरा और टच नहीं करेगा। तो फिजियोथेरेपी का बेसिक जो एडवांटेज है कि डिजीज़ के प्रोग्रेस को रोकना। फिजियोथेरेपी का क्या एडवांटेज है? डिजीज़ के प्रोग्रेस को रोकना। यदि डिजीज़ को हम नहीं फिजियोथेरेपी करेंगे तो ये डिजीज़ प्रोग्रेस करेगा और बाद में यही कंडीशन TKR में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब टोटल नी रिप्लेसमेंट। क्योंकि बोन पूरा सट जाएगा, पूरा डैमेज हो जाएगा, स्ट्रक्चर कंप्रेस हो जाएगा, तो डॉक्टर बोलेगा इसको TKR करो। तो हम TKR से बचाने के लिए, पेशेंट को बुरे दौर में ना जाए, हम फिजियोथेरेपी इनका करेंगे। फिजियोथेरेपी में क्या करेंगे ये एक लंबा है, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर होगा, क्योंकि एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है। तो हम पहले क्या देखेंगे, इसका इंस्पेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। पहले क्या करेंगे, पेशेंट को इंस्पेक्शन। तो इंस्पेक्शन कैसे करते हैं? सबसे पहले पेशेंट को हाथ में लेंगे, इसका रेंज ऑफ मोशन को चेक करेंगे। अभी इनका रेंज ऑफ मोशन देखिए ठीक है, कोई दिक्कत हो रही है आपको? एनी प्रॉब्लम्स? नो प्रॉब्लम, क्योंकि इट इज़ अर्लीस्ट स्टेज, तो देयर इज नो मच प्रॉब्लम इन दिस कंडीशन। तो इनका रेंज ऑफ मोशन देखिए एकदम ठीक है। पटेला मूवमेंट देखिए, इसको चेक करेंगे, दिस इज द पटेला मूवमेंट। ये पटेला मूवमेंट है, ये देखिए ये भी ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे केस मिलेंगे अर्थराइटिस में जिसमें पटेला भी लॉक कर जाता है और नी भी लॉक कर जाता है और नी डिफॉर्म हो जाता है। क्योंकि ये बहुत अर्लीस्ट है, थोड़ा सा में ये आया हुआ है, तो इसको मैनेज किया सकता है, इतना ये है नहीं। तो हम इसमें क्या करेंगे, पेशेंट को पहले मॉडलिटी का इस्तेमाल करेंगे। जो भी हमारे पास यहाँ इलेक्ट्रोथेरेपी है इसमें सेलेक्ट करेंगे, कोई भी हॉट पैक है या वैक्स थेरेपी है, ये दो में से कोई एक लेंगे, ताकि जो भी थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन है, जो पेन है, वो कम हो जाएगा। देन हम विल सेलेक्ट द IFT और अल्ट्रासोनिक थेरेपी। आप जब बाद में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोथेरेपी तो इसको बारे में डिटेल हम बताएंगे कि हाउ इट वर्क्स। तो इसमें सेलेक्ट करेंगे, ताकि इलेक्ट्रोथेरेपी का क्या है, ये रिसर्च में देखा गया है और इसका ये प्रॉपर्टी है कि इसके अंदर जो भी इन्फ्लेमेशन होता है, जैसे कि हम एनाल्जेसिक टैबलेट लेते हैं, जैसे कि हम अदर मेडिसिन में लेते हैं, तो हमारा पेन को कम करता है, वैसे इलेक्ट्रोथेरेपी जो मॉडलिटी है इसके पेन को, इसके इन्फ्लेमेशन को कम करेगा। फिर देन वी विल कम टू द एक्सरसाइजेज। हम इसके जो मसल हैं, ये जो क्वाड्रिसेप्स मसल है, जिसको हमने क्वाड्रिसेप्स मसल है, थाई मसल, ये सारा मसल कजर होता है, यहाँ आकर के इंसर्ट होता है ना। क्वाड्रिसेप्स मसल पढ़ेंगे, इंसर्ट इनटू द अराउंड द नी ज्वाइंट। मगर क्या होता है, क्योंकि ये नी डैमेज हो गया है, ये नी हमारा ज्वाइंट डैमेज हो गया है, तो इसका जो होल्डिंग है वो वीक पड़ जाता है। लाइक दैट कि कोई हम एक भुरभुरे दीवार में कांटी मारेंगे तो क्या कांटी होल्ड नहीं होता है। तो समझिए ये ज्वाइंट हमारा लेंटर जो है, जो हमारा बेस है, ये बेस कमज़ोर हो गया, तो क्वाड्रिसेप्स मसल का जो इंसर्शन है उसका होल्ड नहीं हो पा रहा है। तो हम इसमें स्ट्रेंथनिंग करेंगे, स्टैटिक क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग, साइड बाई, वेट बैग, मैनुअल, रेसिस्टेड, देयर सो मेनी प्रोसेस ऑफ एक्सरसाइज थेरेपी। बाद में इसको डिटेल हम लोग पढ़ेंगे करके, इसको स्ट्रेंथनिंग करके इनको एम्बुलेंसी करेंगे और घर के लिए भी टीच करेंगे पेशेंट को कि घर में आप ऐसे काम को करें। एक बार में 3 से 4 हफ्ते का पहला फेज ऑफ फिजियोथेरेपी देंगे, पेशेंट को एडुकेट करेंगे, बताएंगे अपना वेट कंट्रोल करें, अपना न्यूट्रिशन, डाइट, स्लीप, इसको एडुकेट करेंगे पेशेंट को। घर पे प्रोग्राम पेशेंट करेगा, फिर 3-4 महीने के बाद उसको बोलेंगे फिर क्लिनिक में आप आइए, फिर 15 दिन, ऐसे रोटेशनल फिजियोथेरेपी 2-4-5 बार करेंगे। तो ये जो जॉइंट जहाँ तक जाकर के डिस्ट्रक्शन हुआ है वो वहीं पे रुक जाएगा, आगे वो नहीं जाएगा। और पेशेंट चूँकि अभी काफ़ी यंग एज में है, ही विल इन द गुड कंडीशंस। तो इसकी एम्बुलेंसी हम लोग मेंटेन करेंगे। तो दिस इज़ द एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन ऑफ फिजियोथेरेपी इन द नी अर्थराइटिस। अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? हम नेक्स्ट आपको पढ़ाएंगे, बताएंगे कि कैसे एक्सरसाइज दिया जाता है, कैसे इलेक्ट्रोथेरेपी दिया जाता है इन नेक्स्ट टाइम। थैंक यू। Thank you, sir.